नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान की 93,000 पाकिस्तानी फ़ौजियों की पतलूनें उतारी थी बांग्लादेश में। बांग्लादेश तब का पूर्वी पाकिस्तान। 93,000 जो सैनिक थे पाकिस्तान के, जो कि कहते हैं नंबर 1 एजेंसी है, उसके 93,000 सैनिकों ने, अफसर्स ने अपनी पतलूनें उतारी थी, सरेंडर किया था भारत की आर्मी के सामने, ब्रेव आर्मी ऑफ इंडिया। तो आज इसी टॉपिक पर पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट, यूट्यूबर सैयद मुजम्मिल जी का एक वीडियो है, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाजमी आप उन्हें भी सपोर्ट कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। तो चलिए पहले देखते हैं वो क्या कह रहे हैं अपने इस वीडियो में, उसके बाद देते हैं अपनी राय। 53 साल गुजर चुके हैं जब 1971 16 दिसंबर का वाक़या हुआ, जिसमें पाकिस्तान जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न विंग पर मुनहसर था, उसका एक बाजू टूट गया। इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट एस्टिमेट जो 2008 की रिपोर्ट में बताए जाते हैं, वो ये कहते हैं कि तकरीबन 2.5 लाख से 3 लाख के दरमियान लोगों की जानें गईं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर यानी कि 93,000 फ़ौजियों ने अपने हथियार फेंके हिंदुस्तान के सामने, पाकिस्तानी फ़ौजियों ने, और उनको जेल में डाला गया, जो बाद में शिमला एग्रीमेंट के तहत छूट कर वापस आए। और इसके साथ साथ एक ऐसा लीडर जिसने ये सब कुछ किया, यानी कि इंडिपेंडेंट कंट्री की स्ट्रगल की, बांग्लादेश के अवाम को इकट्ठा किया, एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिटिकल एक्टिविज़म किया और मुक्ति बाहिनी बनी, लड़ाई हुई, सिविल वॉर्स हुई, लोगों की जानें गईं, एक नया मुल्क बनाया। उसी मुल्क की फ़ौज ने उस मुल्क बनने के 4 साल बाद 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीब के घर का मुहासरा कर लिया, टैंकों से हमले किए, 47 लोगों को मार दिया। मरने से पहले फेमसली शेख मुजीब ने अपने ही एक बंगाली फ़ौजी को कहा, इवन द पाकिस्तान आर्मी कुड नॉट डेयर टू किल मी, हाउ कुड यू डू दैट। पाकिस्तानी फ़ौज भी मुझे मार नहीं सकी थी और तुम अब मुझे मार दोगे। लेकिन उन्होंने इसीलिए मार दिया। वो किस लिए मारा वो आगे चलकर बताएंगे। लेकिन ये डिबेट आज तक सेटल नहीं हुई कि इस सारे फियास्को में, जिसमें एक बहुत बड़ी ह्यूमन कॉस्ट भी थी, जिसमें बहुत से लोगों की जानें गईं, हज़ारों लाखों लोगों की जानें गईं, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? आया भुट्टो साहब और उनका ईगोइज़म, याया ख़ान और उनकी मार्शल लॉ रजीम की पॉलिसीज़, अयूब ख़ान की हरकत जो कि एक वे पेव कर गईं इस सारी चीज़ में रिज़ल्ट करने के लिए, या शेख मुजीब की ज़िद और शेख मुजीब का रेडिकलिज़म और शेख मुजीब की सिसेशनिस्ट पॉलिसीज़, या फिर भारत की इंटरवेंशन और कंस्पिरेसी। आज ज़रा इस पे बात करते हैं। पहले इस मौजू पर एक वीडियो हमारी मौजूद है जिसमें डिटेल अकाउंट सारा आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट्स को जल्दी से रिव्यू कर लेंगे, रिकन्सिडर कर लेंगे और री इन्वेंट कर लेंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि इस दिन दरअसल इससे पहले क्या हो रहा था और बाद में क्या हुआ। तो लैंग्वेज क्राइसिस पहले रोज़ से मौजूद था। 1965 की जंग होती है तो हम ईस्टर्न बॉर्डर को खाली छोड़ देते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि फ़ातिमा जिन्ना साहिबा और शेख मुजीब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि मार्शल लॉ लग जाता है। तो पाकिस्तान की रियासत ऐसी नेचर इख्तियार कर चुकी थी कि ईस्ट पाकिस्तान के पास इतने कार्ड्स थे ही नहीं खेलने के लिए। 66 में शेख मुजीब 6 नकात लेकर आता है, जिसमें वो कहता है कि हमें अपनी फ़ौज रखने का इख्तियार दिया जाए, टैक्स कलेक्शन का इख्तियार दिया जाए, हम वफाक को पैसे देंगे टैक्स लेने के बाद। इसके अलावा आज़ाद बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात यानी कि फ़ॉरेन रिलेशंस कायम करने की परमिशन दी जाए, और एक दो और चीज़ें थी कि एक अकाउंट खुलवाया जाए। उसको वो अपनी सारी कैंपेन को इन 6 नकात पर बेस करना शुरू करता है। और इसके बाद में जब हम देखते हैं कि अयूब ख़ान की रजीम अनपॉपुलर होती है, वो चला जाता है, तो वो इख्तियार बजाय कौमी असम्बली के स्पीकर को देने के, वो एक और मार्शल लॉ वाले जर्नैल को दे के चला जाता है, याया ख़ान को। और 69 में याया ख़ान साहब आकर ओवरटेक कर लेते हैं, यानी कि 1 मार्शल लॉ ट्रांसफर्ड पावर टू अनदर मार्शल लॉ। और बजाय इसके कि वो कौमी असम्बली के स्पीकर को ये इक़्तिदार देते, इसीलिए नहीं दिया कि वो भी एक बंगाली था। तो एक मेंटालिटी थी कि अर्बन सिंध को और पंजाब को कोई भी ईस्टर्न विंग से आके रूल नहीं करेगा। 1 यूनिट जब बना 53 में, 54 में, मोहम्मद अली बोगरा साहब के टाइम में, तो उसकी सेंस भी ये थी कि चूँकि वहाँ 52% अवाम है ईस्ट पाकिस्तान में, उसको बैलेंस करने के लिए सारे वेस्ट को एक इकाई बना दो। बना दिया, और उसके रिज़ल्ट में ये होता है कि ये प्रोविंशियल पैरिटी लाने के लिए प्रोविंशियल बाउंड्रीज़ को भी चेंज कर दिया जाता है। लेकिन
याया खान साहब 30 मार्च 1970 को LFO लेकर आते हैं, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, और उसके तहत 1 यूनिट ख़त्म कर दिया जाता है, पैरिटी फार्मूला अबॉलिश हो जाता है। वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ये फील करते हैं कि अब तो बंगाल डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो एडवांटेज था वो अब ख़त्म हो गया। ये ठीक किया याया ने या गलत किया, इसका फ़ैसला तारीख़ ने किया, लेकिन 1 यूनिट की स्कीम को और अयूब की पॉलिसीज़ का रिवर्सल का आगाज़ याया खान ने आकर करने की कोशिश की। इसके बावजूद मुजीब अपने 6 नकात पर बज़िद थे, और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब इलेक्शन में अगर हम जाते हैं तो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। हाँ, इस टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट में 2 ग्रुप्स थे। एक ग्रुप था जनरल अकबर ख़ान का, जो कि DGISI थे, जो सोचते थे कि अगर हम इलेक्शन में गए तो अवामी लीग तबाह बर्बाद कर देगी। उसकी वजह यह है कि उनकी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, बहुत पॉपुलैरिटी है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था, जिसमें जनरल गुल हसन और जनरल पीरज़ादा थे, वो ये समझते थे कि इलेक्शन होने चाहिए, इनको मैनेज कर लिया जाएगा और इतनी ओवरवेलमिंग सपोर्ट नहीं होगी मुजीब की कि वो हमें ही डोमिनेट कर दे। तो ये दोनों फैक्शंस आपस में बहस करते रहे, लेकिन इलेक्शन में जाने का फ़ैसला हुआ। और हमने ये देखा कि पहले अक्टूबर में इंतखाबात का ऐलान होता है, लेकिन सैलाब आ जाता है, ईस्ट पाकिस्तान में डिले होते हैं। नवंबर से पहले साइक्लोन आ जाता है, और टाइडल वेव उठने के बाद इतनी बड़ी तबाही होती है कि ईस्ट पाकिस्तान के सारे मेन स्ट्रीम शहर बर्बाद हो जाते हैं। तकरीबन 10 लाख लोगों की जान चली जाती है। रिजेंटमेंट मज़ीद बढ़ जाती है कि वेस्ट पाकिस्तान की हुकूमत ने, इस फ़ौज ने, इस इस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ पर होने वाली तबाही को नहीं रोका, ह्यूमन कॉस्ट को नहीं कम किया, एवैक्यूएशन नहीं की, रेस्क्यू ठीक नहीं किया। इनफैक्ट गोरे बाहर से आके लोगों को बचाते रहे, लेकिन अपनी हुकूमत कुछ ना कर पाई। तो नेचुरल कैटास्ट्रफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह बनना शुरू हो गई। आगे चलें तो जो रिपोर्ट्स ऑन ग्राउंड आ रही थी फ़ौज को, DGISI अकबर ख़ान और DGIB रिजवी साहब को ये बताया जा रहा था कि दरअसल इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नहीं होगी इस पाकिस्तान में, जो कि इनएक्यूरेट था या डेलिबरेट ब्लंडर्स थे, जानबूझकर गलत रिपोर्टिंग की जा रही थी। अदरवाइज़ जो हम और आप कहते हैं कि कितना शफाफ और वाहिद एक अच्छा इलेक्शन वहाँ करवाया गया, वो इसीलिए करवाया कि रिपोर्ट्स गलत आ रही थी, अदरवाइज़ होता ही ना। ठीक है, होता इस तरह से है कि ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीब अकेले रह जाते हैं, यानी कि स्वीप करने की पोजीशन में तब आते हैं जब नेशनल अवामी पार्टी भी वहाँ से मौलाना बाशानी साहब के अंडर विड्रॉ कर लेती है इलेक्शन में से। वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो साहब थे, JUI थी, जमात इस्लामी थी, पीपल्स पार्टी थी। 167 सीट्स जीतते हैं शेख मुजीब आउट ऑफ 169 इलेक्शन के रिज़ल्ट्स में जो कि होते हैं। भुट्टो साहब ओनली विन्स 81 सीट्स। तो इस तरह से अगर 2/3 अक्सरियत का फार्मूला देखा जाए, जो कि उस वक्त प्रिंसिपल इसीलिए नहीं था कि LFO ये मेंशन ही नहीं कर रहा था, असल इशू ये था कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऐसा था ही नहीं जो ये डिसाइड करे कि हुकूमत कौन करेगा और किस बुनियाद पर करेगा। इससे एक नई डिबेट शुरू हो जाती है, बजाय कि इलेक्शन कुछ मदद करता, मज़ीद तबाही का फ्लड गेट खुल जाता है। और इसके बाद होता इस तरह से है कि भुट्टो साहब कहना शुरू कर देते हैं कि 6 नकात जो मुजीब के हैं ये एंटी पाकिस्तान और गद्दारी पे बेस्ड एजेंडा है। रिटोरिक तो उनकी वैसे ही बहुत अच्छी थी, निक्सन भी फेमसली उनको डेमागॉग कह चुके हैं, जो कि बिल्कुल ठीक था। तो रिटोरिक का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। इसके अलावा शेख मुजीब जो हैं वो बिहारीज़ के ख़िलाफ़ स्पीचेस करते हैं, बंगाली सेंटिमेंट को अराउज़ करते हैं। तो दोनों तरफ पॉपुलिस्ट लीडरान थे। वो और बात है कि भुट्टो साहब इसमें जीत जाते हैं अगर उनका रिटोरिक देखा जाए तो इस तरह से याया साहब कुछ लचक शो करते हैं, मुजीब से बात करते हैं, और मुजीब उन्हें कहता है कि LFO से मुताबिकत रखता हुआ काम हम करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो याया साहब डिक्लेयर करते हैं कि फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का शेख मुजीब होगा, जिस पर भुट्टो साहब बहुत तैश में आते हैं, उन्हें गुस्सा भी आता है। फ़ौज के अंदर के एलिमेंट्स उनसे डिसएग्री करते हैं, यानी कि जनरल पीरज़ादा ख़ुद ये कहते हैं कि अगर मुजीब को इक़्तिदार मिल गया तो बहुत बर्बादी हो जाएगी, और भुट्टो साहब भी उनके बड़े क्लोज थे। तो ये सब कुछ देखते हुए याया साहब मुजीब को इस्लामाबाद बुलाते हैं, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ एक बड़ा मसला ये था कि जिस तरह एक आयरन कर्टन कहा जाता है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इसी तरह ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान एक आयरन कर्टन था। ईस्ट के पॉलिटिशियंस वहाँ नहीं जाते थे, फ़ौजी अफसरान वहाँ नहीं जाया करते थे, और वहाँ के यहाँ नहीं आते थे। शेख मुजीब इधर आते ही नहीं थे कैंपेन करने के लिए भी। तो इस्लामाबाद में उनको बुलाया गया, वो रिफ्यूज़ करते हैं। याया साहब भुट्टो साहब को कहते हैं कि अब तुम दोनों दरअसल पार्टी टू दी ऑफेंस हो, तुम बैठ के फ़ैसला करो, नेगोशिएट करो, और बॉल जो है वो तुम लोगों के कोर्ट में है। इसीलिए भुट्टो साहब को कहते हैं कि मुजीब से ढाका में मिलो जाके। जनरल पीरज़ादा ढाका पहुंचने पर भुट्टो को ब्रीफ करते हैं कि अगर मुजीब बाज ना आया अपने 6 नकात से तो हमने मिलिट्री इंटरवेंशन भी तैयार कर रखी है। ये भुट्टो के इल्म में पहले ही था ऑपरेशन सर्च लाइट होने से। तो
होता इस तरह से है कि चूँकि पावर शेयरिंग फार्मूला मैकेनिज़्म मौजूद ही नहीं है, तो इसीलिए एक एंडलेस डिस्कशंस का आगाज़ हो जाता है। मुजीब ये भी हिंट करते हैं कि कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है मेरे 6 नकात, और मैं इस पे बात कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये अपॉर्चुनिटी ली इसलिए नहीं जाती कि भुट्टो साहब ये फ़ील करते हैं कि मेरी प्राइम मिनिस्टरशिप हाथ से चली जाएगी अगर मैंने एक डिसाइसिव किस्म की नेगोशिएशन की, तो वो रिटॉरिक पर बेस नेगोशिएशन करते हैं। इसके अलावा वो सेंट्रलाइज स्टेट का आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। ये वो पीपल्स पार्टी है जो कि कल को जाके 18वीं तरमीम करवाती है, जो सूबाई खुद मुख्तारी की बात करती है, जिसमें मुजीब के 6 नकात में से तकरीबन 2 से 3 चीज़ें मौजूद थीं 18वीं तरमीम में। उस वक्त की पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के अंडर एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट को प्रोपगेट कर रही है और उसकी जंग लड़ रही है, और मुजीब कह रहा है कि नहीं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ पावर होना चाहिए, कन्फेडरेशन होनी चाहिए, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के पास अपने फ़ैसले करने का इख्तियार होना चाहिए, क्योंकि हमें ना अपने पैसे मिलते हैं, ना हमें अपनी फ़ौज मिलती है, ना यहाँ कोई सिक्योरिटी है, और ना हमारे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और ट्रेड अच्छी है। तो इसके अलावा उस दौरान एक वाक़या भी होता है, श्रीनगर से न्यू दिल्ली के लिए एक फ़्लाइट हाईजैक हो जाती है 1971 में, लाहौर उस फ़्लाइट को उतारा जाता है। तो होता इस तरह से है कि हाईजैकर्स को खुलेआम सेलिब्रेट किया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है और इसके अलावा रिलीज़ कर दिया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट बड़ा अग्रेशन दिखाती है और इसके बाद में एयर स्पेस अपनी बैन कर देती है कराची से ढाका की फ़्लाइट्स के लिए, यानी कि ओवर फ्लाइंग इज़ बैंड। तो वो बहुत बड़ा एक ब्लॉकेड क्रिएट हो जाता है जो कि एरियल ब्लॉकेड है। ये पाकिस्तान को बहुत हार्म करता है कम्यूट्स में। भुट्टो साहब लास्ट स्टेज पर आकर ये ऑफ़र करते हैं कि 2 प्राइम मिनिस्टर बना लें, आप वहाँ के बन जाएं, हम यहाँ के बन जाते हैं। मुजीब साहब रिफ्यूज़ कर देते हैं। नो सेशन ऑफ द असम्बली, यानी कि असम्बली का सेशन होता ही नहीं है। 3 मार्च की तारीख आ जाती है, वो भी डिले हो जाता है, यानी कि एक आदमी की पार्टी 167 सीट्स जीत गई, लेकिन असम्बली का इजलास बुलवाया ही नहीं जा रहा, क्योंकि सबको पता है कि अगर इजलास हो गया, ओथ टेकिंग हो गई, तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज एक सब कॉन्शियस फियर था अर्बन सिंध, अर्बन पंजाब की इस्टेब्लिशमेंट की और पॉलिटिकल क़यादत के अंदर, एलीट के अंदर, कि हमें बाहर से रूल नहीं किया जाएगा। ठीक है, हालांकि मुजीब ने यह ऐलान किया था कि अगर मैं कैबिनेट बनाता हूँ तो पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स को भी अपनी काबीना का हिस्सा बनाऊंगा, लेकिन उसको कबूल नहीं किया गया। आगे चलें तो आपको पता चलता है कि ये वो टाइम था जब इजलास ना होने की सूरत में एक बिट्रेयल कहा जा रहा था ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से वेस्ट पाकिस्तान की हुकूमत को, और पाकिस्तान के झंडे जलाने का आगाज़ कर दिया गया, कर्फ्यू लगना शुरू हो गए। टिक्का खान को गवर्नर और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया, जिनको बाद में जाकर बुचर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान का टाइटल मिला, जिनको भुट्टो साहब ने आर्मी चीफ बना दिया जब पाकिस्तान टूटा उसके बाद। तो भुट्टो साहब ने इस स्टेज पर आकर मिलिट्री की हाई हैंडेडनेस को खुलेआम सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको सूट कर रहा था। इसलिए इस तरह के प्रैग्मेटिस्ट और पॉपुलिस्ट लीडरान का मसला ये होता है कि जब इनको इख्तियार और पावर ना मिले तो ये हर उस आइडिया को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं जो कि इनके मुखालिफिन के ख़िलाफ़ जा रहा हो। वो ये नहीं देखते कि इसमें आइडियोलॉजी कितनी है कितनी नहीं। हालांकि आप तो अयूब खान साहब से जान छुड़ाने के लिए आवाम को बता ही रहे थे कि इसने मुल्क तोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर आप फोर्स को, यूज़ ऑफ फोर्स को इसीलिए सपोर्ट कर रहे थे कि वो मुजीब के अगेंस्ट हो रही थी। तो बहुत ही स्टार्क सिमिलैरिटी है इमरान खान की करंट तहरीक से, कि जब इक़्तिदार में होंगे तो आर्मी चीफ़ कौम का बाप होगा, और जब अपोजिशन में होंगे तो जमहूरियत की स्ट्रगल भी करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको ये दिखाई देता है। तो 25 मार्च को 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट का आगाज़ होता है। ढाका यूनिवर्सिटी पे अटैक होता है, पॉलिटिशियंस को, स्टूडेंट लीडरान को उठाया जाता है, फ़ोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर भी मुख्तलिफ नैरेटिव्स हैं। LFR विलियम्स ये कहते हैं कि अवामी लीग के जो मॉब जत्थे थे उन्होंने नॉन बंगालीज़ को टारगेट करना शुरू कर दिया था, इसीलिए पाकिस्तानी फ़ौज को जाना पड़ा। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि नई पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से उस वक्त ये सब कुछ शुरू किया गया था। मुक्ति बाहिनी बन जाती है इसके बाद, और वो ये कहते हैं कि सिविलियंस को मैसेकर किया गया, इसीलिए हम भी अब अपनी आर्म्ड स्ट्रगल का आगाज़ करेंगे। हिंदुस्तान इस पॉइंट पे इंटरवीन करता है। इंदिरा गांधी की हुकूमत थी और हिंदुस्तान मुक्ति बाहिनी के फ़ाइटर्स को ट्रेनिंग देना शुरू हो जाता है, जो कि वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ थी। लेकिन चूँकि 65 में हम ये देख चुके हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जिब्राल्टर करके एक जंग का आगाज़ किया गया था, तो हिंदुस्तान में पहले रिजेंटमेंट थी, तो मौके पर फ़ायदा उठाया उन्होंने, मुक्ति बाहिनी के फ़ाइटर्स को ट्रेन करना शुरू किया। और ये वही वक्त है जब सोवियत यूनियन का हिंदुस्तान के साथ एक ट्रीटी भी साइन हो गया, जिससे पता चला कि कोल्ड वॉर टाइम्स में अब फॉर्मेशन बन गई है,
पाकिस्तान एलाइड विंग में है, हिंदुस्तान सोवियत विंग के अंदर है, और अब ये जंग जो है वो उसका मैदान लगेगा ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। तो आगे चल के हम ये देखते हैं कि सोवियत यूनियन भी इंडिया को सपोर्ट करता है इस कॉन्फ्लिक्ट में, और 1971 में हिंदुस्तान की असम्बली रेजोल्यूशन पास करती है कि बांग्लादेश को आज़ाद होना चाहिए। इसके साथ साथ नवंबर 21 तक हिंदुस्तान ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान के डिफेंसेस को भी एलिमिनेट करना शुरू कर देता है, और उसकी रीज़न ये बनती है कि दिसंबर में पाकिस्तान की तरफ से एक एयर स्ट्राइक भी की जाती है इंडियन इंस्टॉलेशंस पर, जिसके बाद में हिंदुस्तान कहता है कि हम सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहे हैं। फुल स्केल वॉर का आगाज़ हो जाता है जो कि 2 हफ्ते से ऊपर चलती नहीं है, और बे ऑफ बंगाल को हिंदुस्तान ब्लॉक कर देता है। पाकिस्तान एरियल ब्लॉकेड, नेवल ब्लॉकेड को फेस कर रहा होता है, सारी फ़ौज सिविल वॉर को कर्टेल करने पे लगी होती है। ऐसे में हिंदुस्तान हमला कर देता है, कराची पे अटैक्स होते हैं, दीगर शहरों पे अटैक्स होते हैं, और बिल्कुल ही मिलिट्री स्ट्रेंथ क्रम्बल करके तबाह बर्बाद हो जाती है। इसके साथ साथ चाइना, जिससे पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वो इंटरवीन करेगा, उनकी सपोर्ट भी चाइना की निकली, हमेशा की तरह कुछ नहीं किया। अमेरिकन आर्मी की तरफ से एक नेवल फ्लीट लगाया जाता है, लेकिन वो भी इंटरवीन नहीं करता, क्योंकि वो ये देखते हैं कि उस वक्त हम एक तो वियतनाम में इंगेज्ड हैं, वियतनाम की जंग में, दूसरी चीज़ वो ये देखते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, जिसको खुल के हम सपोर्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान की फ़ौज को। तो इसीलिए वो अमेरिका जिसके साथ मिल के पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो साइन किया, रूस के ख़िलाफ़ अपनी टेरिटरी को उनको दिया, वो भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता, क्योंकि ये जंग उनके मुताबिक हमने शुरू की थी एज़ यूजुअल, जो कि तमाम हमने ही शुरू की। तो इसके साथ साथ ये सारा कुछ देखते हुए 2 हफ्ते से पहले हिंदुस्तान के हमले के बाद पाकिस्तान सरेंडर करता है। भुट्टो साहब जब यूएन में जाके तकरीरें कर रहे होते हैं, कागज़ फाड़ रहे होते हैं, तो पीछे से जनरल न्याजी उसके 2 रोज़ बाद 93,000 ट्रूप्स कैपेसिटी के साथ जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सामने बंदूक रख के पब्लिक सेरेमनीज़ में उनको गार्ड ऑफ ऑनर दे के सरेंडर कर देते हैं, विच वॉज़ अ पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिलिएशन। भुट्टो साहब पाकिस्तान वापस आने से पहले कहाँ जाते हैं? फ्लोरिडा, अमेरिका, और वहाँ जाकर कहते हैं कि याया को आपने अब कहना है कि इक़्तिदार छोड़ दे ताकि मेरे लिए रास्ता बने। तो हमेशा की तरह पाकिस्तान के लीडरान वहाँ से डिक्टेशन लेकर आते हैं कि अब आपने हमें गवर्नमेंट देनी है। और इसके साथ साथ ये कि मैंने आपको जिस तरह से बताया कि इसमें सवियर वॉर क्राइम्स की भी रिपोर्ट सामने आती हैं दोनों तरफ से, जो कि बांग्लादेश की इंसर्जेंसी थी, यानी कि बंगाली इंसर्जेंट्स थे, और पाकिस्तान की तरफ से भी वॉर क्राइम्स रिपोर्ट होते हैं। ये भी कहा जाता है कि तकरीबन 2 से 3 लाख ख़वातीन का जो है वो हमने देखा जिनसी ज़्यादती के वाक़यात भी हुए। डॉक्टर जेफरी डेविस को कोट किया जाता है, जो ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर थे, जो कहते हैं कि तकरीबन 5,000 सेल्फ़ इंड्यूस्ड अबॉर्शंस भी हुए उस टाइम के ऊपर। तो ये हॉरर्स थे इस जंग के कि फ़ील्ड्स भरे हुए थे पाकिस्तानी फ़ौजियों की कॉर्प्सेस से, जो कि वे था हिंदुस्तान के इन्वेजन का, जहाँ से, और एक बहुत बड़ी ह्यूमन कॉस्ट पे की जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा मामला जो कि बैठ के 2-3 पर्सनालिटीज़ आराम से हल कर सकते थे, वो ईगोज़ का निशाना बनता है। शेख मुजीब अपनी रिटोरिक बोलते हैं, भुट्टो साहब अपनी ईगोइज़म को पकड़ के रखते हैं, याया साहब डिसल्यूजन थे। तो ये सारा कुछ होते हुए आपके सामने ये है कि इसकी ह्यूमन कॉस्ट कितनी बढ़ गई, जो किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। अवामी लीग के मिलिटेंट्स ने तकरीबन 1 से 5 लाख लोगों का कत्ल किया, अवामी लीग के मिलिटेंट्स ने, जो कि कोटेड है ब्लड एंड टीयर्स किताब में, जो कि लिखी गई थी एक जर्नलिस्ट कुतुबुद्दीन अज़ीज़ की तरफ से। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि उसकी क्या डिटेल थी। इसके अलावा हिंदूज़ जो मौजूद थे ईस्ट पाकिस्तान में, वो सॉफ्ट टारगेट बन गए, बड़े नंबर में उनको टारगेट किया गया, यहाँ तक कि तकरीबन 1 करोड़ हिंदुओं की पॉपुलेशन को बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान जाना पड़ा, जहाँ इतना बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा हो गया कि हिंदुस्तान ने इंटरवीन ही इसीलिए किया कि हम इतने बड़े क्राइसिस को कर्टेल नहीं कर सकते। दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंडिया इंटरवीन्ड। इसके साथ साथ 1972 में एक लीगल स्टडी होती है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट की तरफ से, जो ये डिक्लेयर करती है कि पहली चीज़ तो ये है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन की गई पाकिस्तान की तरफ से बंगालीज़ के अगेंस्ट, और बंगालीज़ की तरफ से बिहारीज़ और नॉन बंगालीज़ के अगेंस्ट। साथ साथ ये भी कहा गया इस रिपोर्ट में कि इसमें एक ह्यूमन जेनोसाइड हुआ, जेनोसाइड डिक्लेयर किया गया। ये भी कहा गया कि हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की, रेबल्स को ट्रेन करके, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये भी कहा गया कि हिंदुस्तान का इन्वेजन जस्टिफाइड इसीलिए था कि ईस्ट पाकिस्तान में इतनी बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही थी, जिसको यूएन ने तो नहीं रोका, यूएन फेल हो गया, लेकिन हिंदुस्तान ने एक्ट किया, तो वो इसीलिए जस्टिफाइड हो सकता है बिकॉज देयर वाज अ ह्यूमन राइट्स वायलेशन बीइंग कमिटेड
ऑन अ मैस स्केल। साथ साथ मैंने आपको बताया कि इसके बाद के बांग्लादेश में ये होता है कि फ़ौरन 1972 के बाद वहाँ पर एक और काउंटर इंसर्जेंसी शुरू हो जाती है, लेफ़्ट विंग इंसर्जेंसी शुरू होती है JSD के अंडर, जो कि 1975 तक चलती है। पहले रोज़ से शेख मुजीब के ख़िलाफ़ फ़ौज के अपने लोग ये कहते हैं कि इसमें कैपेबिलिटी है ही नहीं लीड करने की। उसको ये कहते हैं कि ये सीवियरली करप्ट आदमी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। तकरीबन 2000 लोग 1972 से 73 तक मारे जाते हैं बांग्लादेश में। इंडिपेंडेंस के बाद की बात कर रहा हूँ। 5000 असैसिनेशंस होती हैं, यानी कि 2000 क्लैंडस्टीन किलिंग्स होती हैं और 5000 असैसिनेशंस होती हैं। तो ये स्केल था वायलेंस का जिसको कंट्रोल नहीं किया गया। इसके बाद मिलिट्री रिबेलियन क्रिएट हो जाता है। एक मेजर ग्रुप के नाम से एक ग्रुप बनता है बंगाली फ़ौज में, जिसमें मेजर रहमान और मेजर मोहिउद्दीन शामिल थे, जो कि ये विसल ब्लोअर बनते हैं कि शेख मुजीब की हुकूमत को अब हमने हटाना है। तो जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि 15 अगस्त 1975 के दिन शेख मुजीब की जो रिहाइशगाह थी, रेजिडेंस थी धानमंडी में, वहाँ पर अटैक किया जाता है टैंक्स के ज़रिए और शेख मुजीब को असैसिनेट कर दिया जाता है। कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि इस सारे फियास्को में जो टॉप पर्सन्स थे हु आर टू बी ब्लेम्ड, मैं ये कहूँगा कि वो अयूब खान प्लस याया खान था। जो लोग ये समझते हैं कि अयूब खान साहब का तो इसमें कोई किरदार ही नहीं था, उनको पॉलिसीज़ को पढ़ना चाहिए कि एबडो कवानीन जब वो लेकर आया, इलेक्टिव बॉडीज़ डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, किस तरह उसने जमहूरी साख को नुकसान पहुँचाया, 65 का इलेक्शन रिग करवाया। कोई भी एक ऐसा फार्मूला जो कि पावर शेयरिंग को सब्सटेंशिएट करता वो नहीं होने दिया, अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को एंड पे एब्रोगेट करके चला गया और शेख मुजीब को भी जेल में डाला। जमहूरी तहरीकों को पिन अप ने नहीं दिया, तो उसका लगाया हुआ वो पौधा था जो आकर याया खान ने काटा। और याया खान की गलती ये कि उसने आते साथ सोलिडिफाई अगर पावर को कर लिया है, उसको ट्रांसफ़र करना इंश्योर नहीं किया। वो इस पैरानोया से बाहर नहीं आ सका कि अगर शेख मुजीब को हुकूमत मिलती है तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा जो कि उसको हुकूमत ना देकर होगा। जो हमने देख लिया कि उसकी ह्यूमन कॉस्ट कितनी बड़ी है, जोग्राफिकल कॉस्ट कितनी बड़ी थी और उसकी एम्बेरसमेंट और शेम कितनी बड़ी थी। नंबर 2 पर जिसको ब्लेम करना चाहिए वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं। एक ऐसे इंसान जो कि पावर स्ट्रगल में ये भूल ही गए कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले उन्होंने अयूब की काबीना से पॉलिटिकल करियर का आगाज़ किया, उसी के हाथों लॉन्च हुए, डैडी भी कहते रहे उसको। और इसके बाद में अगर हम आगे चलें तो जब उन्होंने ये देखा कि अयूब अनपॉपुलर हो रहा है, ताशकंद कर लिया है, तो ख़ुद अपने मशवरों से जो हिस्सा डाला था 65 की जंग में, जब वो जंग हार गए तो स्पीचेस करना शुरू कर दिए अयूब के ख़िलाफ़। उसी तरह जिस तरह खान साहब बाजवा साहब के ख़िलाफ़ होके उनको मीर जाफ़र, मीर सादिक कहना शुरू हो गए, हालांकि उनको लॉन्च करने वाले ही बाजवा साहब थे। ठीक है। इसके अलावा भुट्टो साहब एक पॉइंट पे सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे 6 नकात के लिए मुजीब के, लेकिन जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया भुट्टो साहब ने देखा कि मेरी प्रीमियरशिप तो जा रही है, तो उसके बाद उन्होंने फ़ौज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर उनको अयूब खान भी भूल गया, सब भूल गए, और उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ सेव्ड आफ्टर द मिलिट्री ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड। ठीक है। और उन्होंने नेगोशिएशन को इस पॉइंट पर आने ही नहीं दिया कि किसी तौर शेख मुजीब को पाकिस्तान का हुक्मरान तस्लीम कर लें। अगर वो कर लेते तो फ़ौज और अनपॉपुलर हो जाती, लेकिन उन्होंने अपना सारा वज़न फ़ौज के पलड़े में डाला एंड वाइस वर्सा एज़ वेल। तो नंबर 2 पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जिन्होंने इंश्योर किया कि कोई भी पॉलिटिकल कंसेंसस ना हो, टांगे तोड़ दूंगा जो ईस्ट पाकिस्तान के इजलास में गया, यहाँ तक कह दिया। तो ये चीज़ है कि उनकी अनकॉम्प्रोमाइजिंग ईगोटिस्टिकल अप्रोच और उनकी पॉलिटिकल रिटोरिक और उनका डेमागोगरी जो है वो कॉस्ट कर गई पाकिस्तान को एक बहुत बड़े नंबर में। इसीलिए जो पावर हंग्री लीडरान होते हैं वो यही हशर करते हैं हमेशा मुल्कों का और कौमों का कि वो कौम के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी एम्पावरमेंट की स्ट्रगल करना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने ये तहैया किया कि बेशक भुट्टो हमें पसंद नहीं है, लेकिन इसको इसलिए लेकर आना है कि मुजीब सख्त नापसंद है। इसलिए ये वही फिल्म है जो आज तक लूप पर लगी हुई है, और ये बेनज़ीर के साथ भी हुआ, ये पीपल्स पार्टी के लीडरान के साथ भी हुआ, और ये इवन नून लीग के साथ भी हुआ। उसकी वजह यह है कि IJI से आगाज़ करने वाले नवाज़ शरीफ साहब 2017 में इस्टेब्लिशमेंट के लिए इतने बुरे बन गए कि उन्होंने कहा कि बेशक इमरान खान को ही ला के हमने अगर एलिवेट करके बड़ा बनाना है तो हम बनाने की कोशिश कर लेंगे, उसको वज़ीर आज़म बना देंगे, लेकिन इसको नहीं आने देना। तो इमरान के फ़ैन 2017 में फ़ौज में थे या नहीं, ये अगर आप ना भी माने, लेकिन एक चीज़ पर कंसेंसस था कि नवाज़ शरीफ नामी आदमी नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि ये हमारी स्पेस इनक्रोच कर रहा है।
ये डॉन लीक्स करवा रहा है, ये चाइना से बात कर रहा है, ये सीपेक क्रेडिट ले रहा है, ये लोड शेडिंग ख़त्म कर दी इसने। तो इसके अलावा इसने आकर जो है ना वो, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, स्टॉक मार्केट ठीक हो रही है, इसके अलावा पहला जो IMF का प्रोग्राम है वो मुकम्मल हो गया। तो ये तो काम ख़राब कर देगा हमारा। तो इसीलिए एक ऐसे बंदे को ले आओ जो कि कल को हमारी गर्दन पे सवार हो जाएगा। इसी तरह भुट्टो साहब को सपोर्ट किया और भुट्टो साहब कल को आके इस्टेब्लिशमेंट से ही लड़ पड़े और इस्टेब्लिशमेंट उनसे लड़ पड़ी और उनको लटका दिया। इमरान खान साहब को नवाज़ शरीफ के अगेंस्ट लाए कि नवाज़ की ऑटोनॉमी को तोड़ना है। इमरान खान साहब को निकाला, वो फ़ौज से लड़ पड़े, फ़ौज उनसे लड़ पड़ी, आज वो जेल में। 70 साल से यही फ़िल्म लूप पे लगी हुई है और आगे भी यही लगी रहेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तारीख़ पढ़िए और गैर ज़रूरी तहरीकों में अपने बच्चों को मत मरवाइए। ये कहता रहता हूँ इसीलिए, ताकि आप उस डैमेज से बचें जो तारीख़ का लेसन है, जो आपको ये सिखाता है कि आप गैर ज़रूरी अफराद के पीछे शख्सियत परस्ती में पड़ के अपना खून ना बहाएं, क्योंकि ये सारे लोग अपनी ताकत की स्ट्रगल में मसरूफ़ हैं, जबकि आपकी ज़िंदगी इसकी कॉस्ट है। अल्टीमेटली जहाँ तक बात है शेख मुजीब की, तो उसने भी पॉलिटिकल रिटोरिक का इस्तेमाल किया, बिहारीज़ के ख़िलाफ़ स्पीचेस की जिसकी वजह से उनको टारगेट किया गया, हिंदू माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ स्पीचेस की, इसके साथ साथ ये कि नॉन बंगालीज़ को टारगेट किया अपनी स्पीचेस में और हाइटन किया बंगाली जज्बात को। अगर वो भी सोचने समझने और डेलिब्रेशन करने वाले एक लीडर होते तो शायद बैठकर सलूशन निकल आता, कन्फेडरेशन बन जाती, बांग्लादेश को मुकम्मल ऑटोनॉमी मिल जाती अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। शायद, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका राइट नहीं था कि वो एक इंडिपेंडेंट स्ट्रगल करें, बिल्कुल था, लेकिन इस ह्यूमन कॉस्ट को रोकने के लिए उनकी तरफ से भी वो रोल नहीं प्ले किया गया, जो कि एक आइडियल रोल जिसको हम कह सकते हैं। तो दिस इज़ अ लूज़ गेम, एवरीबडी लॉस्ट। नो डाउट दैट इंडिया वन, बिकॉज इंडिया के हक़ में तो सिर्फ बेहतर ही हुआ। रेफ्यूजी क्राइसिस तो हुआ उनके लिए, लेकिन उनका एक एडवर्सरी जो पाकिस्तान है उसका एक बाजू तोड़ दिया उन्होंने, जो बाद में शिमला एग्रीमेंट के तहत भुट्टो साहब वापस लाए 90,000 फ़ौजियों को और उन्हीं को लटका दिया गया। तो इस सारी चीज़ में जीती सिर्फ ईगो और हारे इंसान, ख़वातीन, उनकी असमतें, इसके अलावा लोगों के बच्चे और उनकी जानें और ह्यूमन कॉस्ट। आज भी देखा जाए तो बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पर अब भी जो रीसेंट रेवोल्यूशनरी टाइड आई थी जो बड़ी अच्छी लग रही थी, उसकी भी एक ह्यूमन कॉस्ट है और बहुत बड़ी कॉस्ट है। माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान में अब भी यही फिल्म लूप पर लगी हुई है। हिंदुस्तान नो डाउट इस सारी चीज़ों से ऊपर इसलिए बढ़ गया कि वहाँ पर एक सस्टेनेंस रही, एक कंसिस्टेंसी रही, मार्शल लॉज नहीं लगे, स्टेट जो है वो स्ट्रेंथन हो गई, स्मूथली रन करना शुरू कर दिया, इकॉनमी बेहतर हो गई। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान आज भी इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं कि हम दोनों भाई भाई थे, एक तो हमें अलहदा होना पड़ा, बाइंडिंग ग्लू हमारी काम नहीं कर सकी, जो टू नेशन थ्योरी का प्री सपोजिशन थी कि आइडियोलॉजी हमें इकट्ठा रखेगी, नहीं हो सका। तो हमारा फ्यूचर क्या है, किसके साथ है और ये किसने निकालना है। इस वीडियो का मकसद ये है कि इस तारीख को आप बार बार पढ़ें, इससे सीखें, ताकि तारीख की गलतियों को फ्यूचर में रिपीट करके अपने लिए डिज़ास्टर पैदा ना कर सकें। थैंक यू दोस्तों, कुल मिला के वीडियो में जितनी भी बातें कहीं कुल मिला के ठीक ठाक थी, मतलब अनबायस थी, सिवाय एक बात के। वो बात ये कि वो कह रहे थे कि जब 1971 में वॉर हुआ तो पाकिस्तान जो कि अमेरिका की गोदी में बैठा हुआ था और अमेरिका ने भी उस समय पाकिस्तान की कोई हेल्प नहीं की और चाइना ने भी नहीं की। तो इसमें मैं उनकी इस बात को करेक्ट कर दूं कि पाकिस्तान की अमेरिका ने और यूरोपीय जो कंट्रीज़ थे इंक्लूडिंग ब्रिटेन और अमेरिका ने पाकिस्तान की बहुत मदद करने की कोशिश की। यहाँ तक कि अमेरिका ने अपना जो 7th फ्लीट है वो इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए भेज दिया था और साथ में ब्रिटेन ने भी अपने शिप्स, नेवी भेज दिए थे। लेकिन वो तो इंडिया और रशिया का समझौता हो चुका था और रशिया ने अपनी शिप्स और सबमरीन, वो भी न्यूक्लियर हथियारों से लैस, वो इंडियन ओशन में खड़ी कर दी थी और एक बैरियर बना दिया था। इस कारण से अमेरिका और ब्रिटेन पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाए। इसके अलावा अमेरिका ने खुद कोशिश की थी, चाइना को फ़ोन किया था कि आप अमेरिका के भारत के ऊपर इस समय अटैक कर दीजिए। वो तो चाइना का या तो भारत की खुशकिस्मती थी कि चाइना ने उनकी बात नहीं मानी और भारत के ऊपर अटैक नहीं किया। तो बस मुझे एक ये छोटा सा इंसिडेंट ऐसा लगा जो उन्होंने डिस्कस नहीं किया खुलकर, और वो कर भी नहीं सकते थे। पाकिस्तान आदमी के ख़िलाफ़ कुछ बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान में सबकी बुराई आप कर सकते हो लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज की बुराई नहीं कर सकते, वो भी खुल्लम खुल्ला। वैसे भी हाल ही में पिछले हफ्ते ही सैयद मुजम्मिल जी के घर पर
उनको मारने के लिए अटैक हो चुका है और इस बात को वो जानते हैं कि अगर उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ कुछ बोला तो कितना बड़ा हमला उनके ऊपर किया जा सकता है। इस बार तो वो फॉर्चुनेटली ऊपर वाले के कदम से बच गए, लेकिन अगली बार का पता नहीं है। तो हेड्स ऑफ इतना भी उन्हें सच बोलने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई इतना भी सच नहीं बोलता कि पाकिस्तान उस युद्ध में या किसी भी युद्ध में भारत से हार चुका है, जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान इंडिया से हर युद्ध में हारा है। एक कहावत भी है कि पाकिस्तान आर्मी ने युद्ध कभी कोई जीता नहीं और इलेक्शन कभी कोई हारा नहीं। तो ये बात बिल्कुल जायज़ उनके ऊपर मुकम्मल बैठती है। तो वीडियो अच्छा था। अगर आपको मेरा वीडियो भी पसंद आया और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो है कि 1971 की वॉर में भारत ने न केवल पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग अलग 2 हिस्सों में बांटा, उसके अलावा भारत ने लद्दाख क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया था उसी युद्ध का फ़ायदा उठाते हुए। वो कौन सा एरिया था, क्या हुआ था, उस बारे में अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।